अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मशाल पॉइंट में मैं असदुल्ला खान वज़ीर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़ाटा के मसाइल के ऊपर। मुतासरीन वज़ीरिस्तान के हवाले से बात करेंगे, जो दरबदर के ठोकरें खा रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो फ़ाटा के रिफॉर्म्स कमेटी ने जो नुकात पेश की, जो रिपोर्ट पेश की, उसको डिस्कस करेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन कॉल पर डॉक्टर सैयद आलम महसूद, सेनेटर उस्मान काकड़, जाहिद वज़ीर और मोहसिन दावड़। नाज़रीन, मुतासरीन वतन और फ़ाटा के अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज मैं वहाँ की जो रिवायती टोपी है वो पहन कर और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा और तफसीलन इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जाहिद वज़ीर मौजूद होंगे, इनसे हम बात करेंगे फ़ाटा के हवाले से, वज़ीरिस्तान के हवाले से। सबसे पहले वज़ीरिस्तान के मौजूदा हालात को थोड़ा सा आपको बताता चलो। रिसेंटली मैंने वज़ीरिस्तान का दौरा किया तो वहाँ के जो हालात मैंने देखे, एक हफ़्ते का मैंने दौरा किया, जो सबसे खुशी मुझे हुई वो इस बात की थी जो वहाँ पर अमन आ चुका है। पहले जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब ज़रबैज़ ऑपरेशन के बाद काफ़ी अमन आ चुका है। और इसके साथ साथ अहम जो बात है जो आज इसको हम डिस्कस भी करेंगे, पार्टीज़म को, वहाँ के जो सियासी शोर बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसको हवाले से बात करेंगे कि जो है रिसेंटली ईद से पहले भी और ईद के बाद पार्टीज़म बड़ी ज़्यादा फ़रोग़ हो रही है। वहाँ पे एनपी ने, पीटीआई ने काफ़ी रैलियाँ भी निकाली, उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद तहसील शिवा में जब एनपी ने दूसरे दिन एक बड़े पावर शो का मुजाहरा किया और पीटीआई ने भी रैली निकाली, उसके बाद शिवा तहसील शिवा की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है नॉर्थ वज़ीरिस्तान की, उन्होंने किसी भी सियासी एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी कि एनओसी के बगैर कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। हाजी, एजुकेशन सिस्टम के जो वहाँ के मैंने हालात देखे, एजुकेशन सिस्टम फ़ाटा के बहुत ज़्यादा बुरे हैं। कोई इस तरह की हमें एक स्कूल, गवर्नमेंट का स्कूल जो दावे किए गए थे यूनिवर्सिटी, वो हमें बनती हुई नज़र नहीं आई। और रुकावटें के जो फोर्सेस पे लोगों जो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, वहाँ पे लोगों को थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वो उसका एक अहम मसला था वहाँ पर। तो फ़ाटा रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से मैं आपको बता, 10 दिसंबर 2015 को कमेटी बनी, उसके बाद काफ़ी इनकी मीटिंग्स भी हुई, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा फ़ाटा में इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही है। उस्मान काकड़ कॉल पे ले रहे हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। काकड़ साहब, हुकूमत फ़ाटा में रिफॉर्म कराना चाहती है, एक कमेटी भी बनी और तमाम सियासी पार्टियों ने उसके साथ इत्तेफाक भी किया, लेकिन आपकी पार्टी और मौलाना फजल रहमान ने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया। आखिर इसकी क्या वजह है? जनाब, मसला ये है कि फ़ाटा रिफॉर्म में न साबका हुकूमत संजीदा थी न मौजूदा हुकूमत संजीदा है, और इस पे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ये एक संजीदा मसला है, जो गुज़िश्ता 150-200 साल का मसला है। लिहाजा हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में न फ़ाटा का कोई बंदा था और सब जो थे वो गैर लोग थे। ठीक। दूसरी बात है कि उस कमेटी को ये मैंडेट हुकूमत ने दिया था कि आप रिफॉर्म कर लें, इसलिए ये कमेटी नहीं बनाई गई थी कि आप इसको जो है खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज कर दो। काकड़ साहब, अगर ये फ़ाटा अगर केपीके में जम हो जाए तो आपकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आपके आज तक कोई नुमाइंदा वहाँ से मुंतखब नहीं हुआ, तो आपकी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा अगर फ़ाटा केपीके के साथ जम हो जाता है? बर्मा में भी हमारे कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे सारी पार्टियाँ की बर्मा के बारे में जो है वो कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी किसी पार्टी का कोई मेम्बर नहीं है, वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। यहाँ से अफगानिस्तान में 40 साल से क्यों वहाँ पे वो ये पाकिस्तान की जो पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे क्यों वो काम कर रहे हैं? अमेरिका के मसले पे जो है सियासी पार्टियां जो है वो बात कर सकते हैं। हम एक बेहतर पख्तून अपने वतन अपने कौम के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे कोई बंदा नहीं, आप क्यों उससे बात करना चाहते? ठीक है। अब यहाँ हम लोग तो ये भी उठता है कि अच्छा, जैसे साहब कह रहे हैं कि जो फ़ाटा का जो बॉर्डर है वो तो उसमें मुतनाज़े का शिकार है, आखिर क्या वजह है ये बात करने की? चौधरी साहब ये नहीं कहते, चौधरी साहब ने ये कहा कि फ़ाटा जो है वो निम खुद मुख्तियार है, वो निम खुद मुख्तियार या खुद मुख्तियार कर दो। फ़ाटा का अपना एग्जीक्यूटिव कौंसल हो, जरगा हो, उसका मुंतखब एग्जीक्यूटिव हो, फ़ाटा के लिए एक मुंतखब गवर्नर हो, फ़ाटा का नाम तब्दील कर दो, फ़ाटा को एजुकेशन का एक पैकेज दे दो, माशी पैकेज दे दो। और चौधरी साहब पख्तूनख्वा में पार्टी तो ये कहती है नहीं, अगर फ़ाटा है कि हम ये कहते हैं कि फ़ाटा के आवाम से पूछ लो कि फ़ाटा के आवाम क्या चाहते हैं।
ये लोग घबरा क्यों रहे इस्लामाबाद वाले दूसरी पार्टियां जो है कि पार्टियां के आवाम से नहीं पूछना चाहते हैं? ये इन लोगों का मुस्तकबिल का मसला है, पार्टियां के आवाम से पूछ लो। काकर साहब, फाटा के आवाम जो कह रही है वो कह रहे हैं कि हमारे जो नुमाइंदगान है, जो MNAs है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो वो फैसला करते हैं हमारे लिए वो काबिल कबूल होगा। तो आपको मालूम है 19 बंदे 19 में 4 कहते हैं कि जम कर दो, 15 कहते हैं कि जम मत करो। काफी जो MNAs वगैरह है वो तो सारे इस पर कहते हैं कि नहीं, फाटा को जम होना चाहिए। जो फाटा के जितने MNA हैं वो सारे कह रहे हैं कि हम इसके साथ हैं। आप बात सुने, 3 MNA कहते हैं कि हमें जम कर दो और कहते हैं कि हमें जम मत करो। अच्छा, लेकिन वो तो हर पार्टीज में ये कहते हैं कि फाटा को जम करना चाहिए इस्लाहात कमेटी में। नहीं, कुछ ने भी ये नहीं कहा। फाटा के आवाम कहते हैं कि हमें जम नहीं होना चाहिए। अच्छा, चूंकि आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे यहाँ हम सवाल उठाऊंगा कि जो फाटा के ब्यूरोक्रेट्स है वो ज़्यादातर दूसरे पाकिस्तान के दूसरे सूबे में काम सर अंजाम दे रहे हैं, तो फाटा में जो दूसरे शहरों के लोग आते हैं वो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं, वो दूसरे शहर के होते हैं, तो आपने आज तक कोई सेनेट में, पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बिल क्यों नहीं जमा किया कि जो फाटा के लोग हैं उसे फाटा में ही काम करना चाहिए? क्या काम करना चाहिए फाटा में? मैं कह रहा हूँ जो फाटा के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट से फाटा से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो दूसरे पाकिस्तान के दूसरे सूबे में, शहरों में काम करते हैं, फाटा में काम नहीं करते, तो आपने कोई इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठाई आपकी पार्टी ने कि जो फाटा के लोग हैं उन्हें फाटा में ही काम करना चाहिए? ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट जो है करना चाहिए, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं, ये सही बात है। फाटा के ब्यूरोक्रेट जो है फाटा में काम करना चाहिए, पंजाब के ब्यूरोक्रेट जो है पंजाब में काम करना चाहिए, बलूचिस्तान सिंध के ब्यूरोक्रेट जो है सिंध में काम करना चाहिए। जनाब, आपको मालूम है कि हमारी सारी सेक्रेटरीट आप कोयटा आ जाए, अब हमारे सूबे में आ जाए, वो पंजाब के अब शुरू से बड़ा पड़ा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो फाटा के लोग हैं, तो आपने आज तक बिल क्यों नहीं पेश किया इसके खिलाफ कि जो फाटा के लोग हैं वो फाटा में ही काम करे, क्योंकि वो इस इलाके से बाखबर है? जनाब, पंजाब के ब्यूरोक्रेट थे, पंजाब के काम करना चाहिए। IG जो है, IG पुलिस पंजाब का है, सदरन कमा पंजाब का है, IGP पंजाब का है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का है। आप बलूचिस्तान के सेक्रेटरीट मान जाए, ज्यादा सेक्रेटरी कमिश्नर DC जो पंजाब के हैं। आप ये तासुब की बात क्यों करते हैं कि फाटा वाले जो वहाँ पे मौजूद रहे दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्से में काम ना करें? नहीं, हम कह रहे काम करें, लेकिन आपने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि जो मतलब जो कमेटी बनी उसमें कोई फाटा का रुकन ही मौजूद नहीं था? हाँ, तो इस पर क्या कहेंगे? ये गलत है। हमने तो ये कहा कि ये गलत है, फाटा के आवाम से मशावरत करके फिर ये रिफॉर्म कर दो। अच्छा, अहम सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि चंद दिन पहले जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, अचक ज़े ने कहा कि जो स्वात में ऑपरेशन हुआ है उसका बुनियादी मकसद वहाँ चावनी कायम करना था, फिर जो ऑपरेशन नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ और वरगज़े खैबर बाजावर वगैरह में हुए, उसके पीछे क्या रास्ता? ये आखिर उन्होंने बात क्या की कि उसका जो मेन मकसद था वो स्वात में चावनी कायम करना था? उसका मेन मकसद ये था कि फाटा की कुछ ऑपरेशन थे कि फाटा वालों को मजबूर करके खैबर पख्तूनख्वा में शामिल कर ले। ठीक है, का जो सारा ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि वहाँ पर अभी लोग चावनी बना रहे हैं। तो चौधरी साहब ने ये कहा कि इतना कत्ल क़िताल हुआ स्वात में, तो पहले कह देते कि यहाँ पे हम चावनी बना रहे हैं, तो ये कत्ल क़िताल तो नहीं होता। ठीक। अच्छा, ट्रम्प ने जो पॉलिसी जारी की थी चंद दिन पहले, अभी बाखूबी आगाह हो गए, पाकिस्तान को जिसने तनकीद का निशाना बनाया, तो आपकी पार्टी ने इस पर कोई नज़रसानी की है? तो किस तरह आपकी पार्टी इस बयान को देखती है? किसका बयान? जो ट्रंप ने जारी किया था पाकिस्तान के खिलाफ। ट्रंप ने तो पख्तूनख्वा में हम पार्टी के हवाले से जारी नहीं किया, इस मुल्क के हवाले से जारी। तो वही आपकी पार्टी इसको किस तरह देखती है? मैं हूँ कि इस मुल्क के हुक्मरानों पे इसको सोचना चाहिए। हमारे पार्टी के तो मौक़िफ़ ये था कि आप मुदाखलत ना करें। ठीक। हमारे पार्टी के तो कद भी ये मौक़िफ़ आज भी है कि दहशतगर्दों को मत पालो। हमारे पार्टी तो का मौक़िफ़ तो ये कि पार्लियामेंट को जो है आप बारादस्त मान। अच्छा, तो आपको लगता है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है? आप सुने यार, आप तो सुने एक बार। जी जी। तो खारजा और दाखिला पॉलिसी जो पार्लियामेंट बना ले ना कि इस्टेब्लिशमेंट बना ले। हमारे पार्टी के तो ये मौक़िफ़ है। अगर पार्लियामेंट बालादस्त होता, मुल्क में हकीकी जमहूरियत होता, तो मुल्क आज ये ना ट्रंप धमकी देता, ना यहाँ पे दहशतगर्दी होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए उस्मान काकर साहब। जी, उस्मान काकर से हमने बात की, उनका जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिया, फाटा इस्लाहात के बारे में उनसे बात की, तो वो बिल्कुल जो इस्लाहात हो रहे हैं वो इससे नाखुश है। वो कहते हैं कि फाटा में इस्लाहात नहीं होने चाहिए। जो नाज़रीन, यहाँ पे एक अहम बात ये भी उठती है कि जो फाटा सेक्रेटेरिएट है, फाटा डायरेक्ट वफाक के अंदर आता है, जो फाटा सेक्रेटेरिएट वहाँ पे जितने फ़ंड्स होते हैं, तो आज तक कोई ऐसा ऑडिट रिपोर्ट हमारे सामने पेश नहीं आया जो हमें तफसीलें बता सकते कि फ़ंड्स कहाँ पर यूज़ हुए हैं और कहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं।
इस वक्त हमारे साथ जायद वज़ीर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जायद। वालेकुम सलाम। जायद बताइएगा कि वज़ीरिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के हालात अगर हम देखें तो जनूबी वज़ीरिस्तान में 2009 में ऑपरेशन शुरू किया गया था राह निजात, और ये जारी रहा लगभग 2016 तक। और शुमाली वज़ीरिस्तान में मई 2014 में ज़रब अज़ब शुरू किया गया और अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जनूबी वज़ीरिस्तान की जो सूरत हाल है वहाँ पे तमाम IDPs की वापसी कागजात में हो चुकी, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखें, आप अगर वहाँ जाए तहसील मकीन, लद्दा और दीगर इलाकों में, तो ग्राउंड पे आपको 20% IDPs भी नज़र नहीं आएंगे। वजह है कि वहाँ पे जितने भी घर हैं वो चूँकि कच्चे मकानात थे और 8-9 साल वहाँ पे जंग हुई है, ऑपरेशन हुआ है, बारिशें हुई है और बर्फबारी हुई है, तो जितने भी कच्चे मकानात थे वो गिर चुके हैं या गिराए गए हैं। और जो वहाँ पे शेल्टर थे, छतें थी, वो या तो मतलब कोई ले गए या फिर मतलब वो भी उड़ा दिए गए। तो जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो हुकूमत ने वादे किए थे कि उनको हर एक जो घर है, घर के अफराद हैं, उनको खसूसी पैकेज भी दिए जाएगा, उनको पैसे भी दिए जाएंगे, क्या वो उन्हें रकम मिली है या सिर्फ वादे के वादे ही रहे? खसूसी रकम का मामला ये है कि जब तक कोई IDPs, कोई मुतासरा ख़ानदान जब तक वज़ीरिस्तान वापस नहीं चला जाता उस वक्त तक उनको पैसे नहीं मिलेंगे। पहले ये फैमिली वापसी करेगी, फिर 1 साल बाद जो उनका मुनहदम घर है उसका सर्वे होगा, सर्वे के बाद फिर उनको 1 साल के बाद पैसे मिलेंगे। काफी एक मतलब बात को ख़त्म करने वाली बात है कि सर्वे होगा फिर उसके बाद वो रकम देंगे, तो ये एक अजीब सी बात है, क्या कहते हैं? तो अजीब सी बात तो है। हुकूमत ने यह कहा था कि ये जो जितने भी IDPs मुतासिर जब वापस जाएंगे वज़ीरिस्तान तो इनको नया वज़ीरिस्तान मिलेगा, इनको मकानात मिलेंगे, नया मॉडल विलेजेस हम बनाकर देंगे, लेकिन वहाँ पे जितने भी घर अभी तक वैसे के वैसे डैमेज है, इनको टेंट तक नहीं मिलता। टेंट और खेमे भी ये लोग खुद से लेते हैं। तो आप जरा देखिए जनूबी वज़ीरिस्तान के जितने भी इलाके हैं वो सर्द इलाके, ठंडे इलाके हैं, तो चलो गर्मी में तो वो लोग गुजारा कर लेते हैं, अब सर्दी आ गई है तो सर्दी में तो टेंट के अंदर रहने के लिए घर भी नहीं है। जायद यहाँ पे हम सवाल मैं आपसे ये करूँगा, क्योंकि आप वज़ीरिस्तान को बड़ी आपकी गहरी नज़र है उन वज़ीरिस्तान फाटा के ऊपर, जो मसाइल का सामना इस वक्त हम फाटा को करना पड़ रहा है, जो मुझे जो इल्म हुआ है वो पानी का मसला इस वक्त बहुत ज़्यादा आम हो चुका है कि पानी की साफ़ पानी की अदम दस्तयाबी है। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। जनूबी और शुमाली दोनों वज़ीरिस्तान में पीने का जो साफ़ पानी वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया साफ़ पानी के मद में। जनूबी वज़ीरिस्तान में अगर हम देखें तो वहाँ पे आपको पता है कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे अव्वल तो यह है कि बिजली सिरे से है ही नहीं, बिजली का निज़ाम है ही नहीं जनूबी वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में भी, तो लोगों को साफ पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं। इसके अलावा जो दीगर वादे किए थे हुकूमत ने कि हम जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान में नए स्कूल तामीर करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, तो वहाँ पे कुछ ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। इवन जो सरकारी स्कूल गिराए गए हैं ऑपरेशन के दौरान अभी तक वो भी तामीर ना हो सके। तो तालीम और स्कूल की बात की थी गवर्नमेंट ने कि दानी स्कूल बनाएंगे, कोई एक स्कूल अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा। दानिश स्कूल सिस्टम की बात वज़ीर आला पंजाब ने की थी, शहबाज शरीफ साहब ने जब बनो आए थे तो उन्होंने कहते कि हम शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जब वो IDPs वापस जाएंगे तो इनके लिए हम दानिश स्कूल सिस्टम बनाएंगे। तो शुमाली वज़ीरिस्तान में ना दानिश स्कूल सिस्टम का कोई नक्शा है और ना ही कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कैडेट कॉलेज जो वादे किए थे कि हम नए कॉलेज बनाएंगे, अभी तक नहीं बने। जायद तो यहाँ पे पार्टीज़म के बारे में आपसे कहूँगा, जो क्योंकि आप भी इस बात से बाखबर होंगे कि वज़ीरिस्तान में ईद से पहले जो रैलियाँ निकली, पार्टीज़ की सियासी एक्टिविटीज़ हो रही थी, वहाँ पर तहसील शिवा में वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। आप मुख्तसरन बताइएगा कि कैसा देखते इस अमल को, क्योंकि एक सियासी एक्टिविटीज़ को वहाँ पर रोक दिया गया है NOC के बगैर। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम फाटा इस्लाहात नाफिज कर रहे हैं और सियासी पार्टीज को वहाँ पे इजाजत है कि वो जलसे करे और मीटिंग्स करे, कानून मीटिंग्स करे। और दूसरी जानिब हमने देखा कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया शुमाली वज़ीरिस्तान में, खसूसन तहसील शवा में, कि कोई भी पार्टी, कोई भी पोलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की NOC के बगैर, इजाजतनामे के बगैर कोई भी पार्टी मीटिंग नहीं कर सकती, जलसे नहीं कर सकती। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फाटा किस तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ जायद वज़ीर मौजूद हैं, बड़ी तफसील उन्होंने हमें बताया कि किस तरह फाटा में मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। ख़ुसूसन वज़ीरिस्तान के जो मुतासरीन हैं वो भी अभी घरों में नहीं गए, घरों में जाते हैं तो उनके घर बार सब ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, चारदीवारी नहीं जिसमें वो रह सके। तो वो टांग और जो दूसरे
DI خان کا رخ کرتے ہیں. 90% نارتھ وزیرستان کی جو IDPs ہے وہ اپنے گھر میں واپس آ چکے ہیں, لیکن ساؤتھ وزیرستان کی اگر بات کی جائے اونلی 20% میں آپ کو بتا سکوں وہ ہمارے سامنے موجود ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کی جو 70% جو متاثرین وزیرستان ہیں ساؤتھ وزیرستان کے, وہ ہمیں ٹانک اور ڈائیا خان دوسرے علاقوں میں نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے محسن داور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے عید کے دوسرے دن تحصیل شوا اور جو ریلی سے آپ لوگوں نے ایک قافلہ لے کے آئے, ایک ریلی, ایک پاور شو کا مظاہرہ کیا, پھر اس کے بعد PTI نے بھی ریلی نکالی, لیکن اس کے بعد فوراً ایک نوٹس جاری ہوا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کہ آج کے بعد تحصیل شوا میں NOC کے بغیر اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی. کیا کہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو اس عمل کی ہم بہت شدید مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے کیا. اصل میں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر سیاست ہے, یہاں پر سیاسی شعور ہے, یہاں پر لوگوں میں سیاسی آگی ہے اور یہاں پر لوگ اپنے حقوق سے واقف ہوں اور اپنے حق کے لیے وہ جنگ لڑیں. تو یہ آغاز تھا شمالی وزیرستان میں ہماری ریلی کے, اس کے بعد PTI نے بھی ریلی نکالی اور یہ سلسلہ آگے بھی بڑھنا تھا اور انشاءاللہ کہ اس کو ہم بڑھائیں گے. مطلب اگر اس طرح کے احکامات وہ 100 دفعہ ایشو کر دیں, ہم مطلب اس طرح کے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات وہ 100 دفعہ ایشو کریں, ہم اس کو ماننے والا نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس پر صلاح مشورہ کریں گے اور ہر قسم کی ایکٹیویٹیز ہم اپنے ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے تحریک جاری رکھیں گے. جو فاٹا ریفارمز کے اوپر آتے ہیں, آپ سے سوال کروں گا کہ ANP نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو اس کا اہم مقصد کیا تھا, کیا امیج آپ دینا چاہ رہے تھے؟ بنیادی مقصد تو یہی تھا جو بلا وجہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا تھا کہ اس کو ہم اس کی مذمت ہو سکے. تمام پارٹیز نے متفقہ طور پر اس کی مذمت کی ہے کہ ایک جو ڈیلے کیا جا رہا ہے بغیر کسی ریزن کے, یہ بہت قابل مذمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہر وقت بغیر پوچھ گچھ کے, بغیر صلاح مشورے کے جو رد و بدل ہو رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ قابل مذمت ہے. مطلب ایک دفعہ ایک مسودہ کیبنٹ سے تھرو ہوا, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہوا تھا, اس کی موجودگی میں ایک دوسرا مسودہ لانے کی کیا ضرورت تھی. اور دوسری بات جو ہم سن رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے بجائے اسلام آباد جی, اس پہ میں آؤں گا. تو میں آپ سے جی میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو فاٹا ریفارمز کمیٹیاں ہر رپورٹ پیش کرتی ہے, آپ نے بھی پہلے بھی دیکھا ہوگا, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ مختصراً بتائیے گا ہمیں. میرے خیال میں یہ ارادہ اور یہ صرف جو تمام سیاسی پارٹی صرف اپنی سیاسی قبائلی ووٹ حاصل کرنے کے لیے. میرے خیال میں سیاسی پارٹی کی تو میں اپنی سیاسی پارٹی کی بات کروں گا, ہم تو بالکل مخلص ہے. جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی ہم اس وقت بھی مخلص تھے. ہمارا ڈائسینٹنگ نوٹ ابھی بھی پڑا ہوا ہے 18ویں ترمیم سے کہ وہی فاٹک میں ریفارمز ہونی چاہیے. اب مسئلہ سارا ہے اختیار وفاقی حکومت کے پاس. وفاقی حکومت لچ و لال سے کام لے رہی ہے, دوسرے مختلف قسم کی ہیلے بہانے بنا رہی ہے اور ڈیلے کرتے آ رہی ہے پچھلے 5 سال سے. اب اس نہج پر آپ پہنچے ہیں کہ اس حکومت کو ختم ہونے میں اگر وفاقی حکومت ڈیلے کر رہی ہے تو آپ کے پاس باقی پارٹیز آپ کے ساتھ اس فاٹا ریفارم پر متفق ہے, تو آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ وفاق کو اس بات پہ مجبور کیوں نہیں کرتے کہ وہ امپلیمنٹ کرے؟ دیکھیے جی, احتجاج کی کال ہم نے احتجاج کیا بھی ہے. ہم نے جب دوسری دفعہ احتجاج کی کال کی تھی تو اس وقت کیبنٹ سے وہ چیز اپروو ہو گئی, تو ہم تو یہ نظر آ رہا تھا کہ بھئی اب امپلیمنٹ ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد پھر ڈیلے ہوئی. اب ہمارے APC کے بعد ہم نے پھر یہ وہ الٹیمیٹم دیا ہوا ہے. ہم نے کوئی لائن تو نہیں دیا, لیکن اگر ایک مخصوص ٹائم فریم میں یہ اچھا یہ بتائیے گا کب تک امپلیمنٹیشن ہو جائے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ اب مزید ٹھیک ہے وہ شاید وہ ہمیں وہ کچھ نہیں ملے جو ہم مانگ رہے ہیں, جس کے ہم نے ڈیمانڈ یہ جو قبائل ہے وہاں مانگ رہے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ مطلب یہ جو سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن ہے اور یہ صوبائی اسمبلی میں نمائندگی, میرے خیال میں مہینے 1.5-2 مہینے میں. ٹھیک ہے, آپ مہینے 2 مہینے امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں. اہم سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جو PK میپ ہے اور مولانا فضل الرحمان اس کے سخت خلاف ہے, آخر وہ اپنا کیا ان کا کیا مقصد ہے؟ وہ آپ رائٹ پہ ہیں یا آپ رائٹ پہ ہیں؟ میرے خیال میں ان کی اپنی ہے دلیل ہے اور بہت لمبی چوڑی دلیل ہے ان کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فاٹا کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ ان کی تو اپنی دلیل یہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے ہی نہیں, تو لہٰذا آپ اس کے لیے جی بالکل آپ نے صحیح بات کی. میرے ابھی عثمان کاکر سے بات ہو ری تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو افغانستان کے ساتھ تو جو بارڈر لائن ہے اس پر تو ڈیویڈ لائن جو ہے اس پر تنازع ہے ہمارا. تو یہ ان کا موقف ہے. میرے خیال میں یہ تو اگر آپ حقیقت ہے کہ ہمیں کچھ زمینی حقائق کو بھی دیکھنا پڑے گا. زمینی حقائق یہ ہے کہ وہاں پر پاکستانی حکومت گرٹ ہے,
वहाँ पर मैं अभी भी अगर जाता हूँ तो मतलब 10-12 चेक पोस्टों से होकर जाता हूँ। तो मतलब ये अगर एज्यूम कर लेना कि भाई ये तो क्योंकि अफगानिस्तान या एक आज़ाद खिता था, भाई हकीकत ये है कि वहाँ पर अभी पाकिस्तान की फौज पड़ी हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत ने वहाँ पर अपनी एस्टेब्लिश की हुई है। तो अब मैं इसका इंतजार करूँगा कि भाई ये फाटा फिर से आज़ाद होगा, फिर ठीक मैं है, अपनी ठीक, तरक्की चंद सेकंड में बताइएगा कि फाटा के में आप FCR का खत्म होता देख रहे हैं? जी जल्द या बदेर इसका खात्मा में होता हुआ देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी, हमारे साथ मोहसिन दावड़ मौजूद है, सदर है नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। काफ़ी तफसीलन उनसे बात की हमने फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से, और उन्होंने कहा जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वज़ीरिस्तान ने जो पैम्फलेट जारी किया है कि आज के बाद तहसील शिवा में कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी शदीद वो मजम्मत करते हैं और तहरीक को बढ़ाएंगे, और वह हर सूरत में वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को तहसील शिवा में बढ़ाएंगे और जो सियासी शूर है वो वहाँ पर बेदार करेंगे। ये उनका मौक़िफ़ था, आपको हमने बताया। और इसके साथ साथ नाजरीन, जो अभी रिफॉर्म कमेटी की मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि हाजिर सर्विस जनरल को चीफ एग्जीक्यूटिव फाटा तैनात के फैसला हुआ है कि वो फाटा चीफ जो एक जनरल होगा उसको चीफ एग्जीक्यूटिव फाटा किया जाएगा, और उसके पास 70% फाटा के जो फंड्स होंगे वो उनके पास होंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले भी फाटा पे जो फंड्स होते हैं उनके ना कोई ऑडिट रिपोर्ट है कि फंड्स कहाँ पर लगते हैं, क्या होता है। अभी तक हमारे पास कोई सामने रिपोर्ट नहीं, फाटा के लिए अरबों फंड्स जारी होते हैं, लेकिन आज तक हमारे सामने कोई ऐसी ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं आई है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर एक आदमी के पास 70% रिपोर्ट हो, फंड्स हो, तो वो किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, या आप बखूबी खुद ही इसका फ़ैसला कर सकते हैं। हमारे साथ अभी थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे डॉक्टर सैयद आलम मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, फाटा रिफॉर्म में जो सबसे पहला फैसला मैं आपको जो अहम नुकता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव का तैनात किया जाएगा जिसके पास 70% फंड्स होंगे, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखें जी, ये जो अब फाटा रिफॉर्म्स का आखिरी जो कैबिनेट ने कहा है, इसमें FCR का खात्मा और जो रिवाज एक्ट है खात्मा तो लिखा है, ठीक, लेकिन इसमें अदालतों की रसाई में पेशावर हाई कोर्ट के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहा है। तो इसका मतलब ये है कि फाटा जम नहीं हो रहा। ठीक, मतलब इस्लाहात की जाएगी, वही FCR के काले कानून में हम रहेंगे। ये FCR का काला कानून नहीं होगा, लेकिन ये वफाक का काला कानून मुसलसल होगा। ठीक, उसका नाम बदल जाएगा। ठीक। अब इसमें दूसरा नुकता जो है वो ये है कि जो फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस ग्रेड 22 अफसर को लगना था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ग्रेड 22 का आर्मी ऑफिसर होगा। अगर आर्मी ऑफिसर ग्रेड 22 का है तो वो तो लेफ्टिनेंट जनरल होगा। बिल्कुल। तो फिर तो ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया की बजाय आर्मी एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरिया, यानी फाटा की बजाय आटा बन जाएगा। ठीक। ठीक। अच्छा, आपने भी देखो सरताज जी के सरवार में जो कमेटी बनी, रिपोर्ट पेश की जाती है, उसके बाद पिछले फिर मीटिंग्स होते हैं, फाटा के ऊपर रिपोर्ट पेश की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आती। क्या ये गिदड़ संगी है? ये इस पे नियत नहीं है। देखें, जब वो कहते हैं ना, जो आना चाहो हजार रास्ते, ना आना चाहो तो उज़र लाखों। देखें, फाटा के हवाले से आईनी तौर पर सदर मुमलिकत ने सिर्फ फाटा के जरगे से पूछना था। जो सरताज अजीज कमेटी थी उसने तो पॉलिटिकल जरगा, ओलसी जरगा, आम लोग, उन्होंने तो बहुत मेहनत की और सबने कहा, फाटा पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि जम करो। तमाम सियासी पार्टियां कहती हैं कि जम करो, मेन स्ट्रीम की पार्टियां तमाम कहती हैं, मात्र है 2 छोटी पार्टियों की। तो आप इसको 2/3 मेजॉरिटी, तो क्या 3/4 मेजॉरिटी बन रही है, लेकिन नहीं हो रहा। रुकावट क्या है? रुकावट नियतों की है। अब फाटा का कौन सा इंसान है जो पाकिस्तान के शहरों में ना रहा हो, जिसको यहाँ का थाना, तहसील, कचहरी, अदालत मालूम ना हो? ये कोई एलियन नहीं है, किसी और सियारे से नहीं आ रहे, ये कोई जंगलों में रहने वाले वो पुराने कबाइली नहीं है, ये इसी मुल्क में रहते हैं, इन्होंने देखा हुआ है। जब देखा हुआ है तो इसको मर्ज कर दो। इसको मरहले में क्या है, क्या करना है, क्या मरहलों में ये सिखाओगे इसको? क्या देख रहे हैं? हेलो हेलो जी, फाटा का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं?
मुस्तकबिल अगर इसी तरह यानी मसला हल ना हुआ तो इसका मुस्तकबिल बहुत खराब होगा, बल्कि पाकिस्तान पे इसके असरात होंगे। देखिए फाटा बहुत कुड़ा है, बहुत दर्दों से गुजरा है, बहुत तकलीफों से गुजरा है। वो आपसे कहते हैं हमें अपनाओ, वो आपसे कहते हैं अपने दायरे अख्तियार में दाखिल करो। जब नहीं करोगे तो उसके खिलाफ नफरतें फिर उठेंगी, एतमादियाँ बढ़ेंगी। ठीक है, और वो जो बहरान पैदा होंगे वो बहुत खतरनाक होंगे। ठीक है, आपके ख्याल में क्या लगता है जो फाटा के लोग हैं वो कहते हैं कि जी फाटा को के पी के में जम होना चाहिए, जो मौलाना फजल रहमान पी के में वो कह रहे हैं नहीं हम इस इस्लाहात को मानते ही नहीं है? देखें जी, फाटा के अवाम का अगर अंदाजा किसी ने करना हो तो आप उसमें सरकार अजीज कमेटी की तमाम रुदात पढ़ें। उससे पहले तमाम कमेटियां की रिपोर्ट भी उन्होंने जिक्र किया। फिर पार्लियामेंटेरियंस को देखें, फिर तमाम सियासी पार्टियों को देखें। फाटा में अगर अंदाजा करना हो तो देखो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI, MP, कौमी वतन पार्टी, जमात इस्लामी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, वहाँ महमूद खान अजहरी का एक बंदा भी नहीं है। फजल रहमान के अलावा बाकी सब कहते हैं कि शामिल करो तमाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर सईद आलम महसूद मौजूद थे। बड़े तमसील फाटा के इस्लाहात के ऊपर काफ़ी खासी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। तो नाज़रीन यकीनन आपने देख लिया होगा कि फ़ाटा के इस्लाहात कमेटी जो फ़ाटा के लोगों के साथ एक जो खेल खेला जा रहा है, 60-70 साल हो गए फ़ाटा को उसी तरह FCR के काले कानून के अंधेरियों में रखा जा रहा है। तो ये एक आप देख सकते हैं कि कोई रिपोर्ट पेश आती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। लेकिन नाज़रीन आपको प्रोग्राम पसंद होगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आखिर में पख्तून भाई उनके मैं मैसेज दूंगा सुमर पख्तानी हाँ तसुखपल मिश्त से दिफाट आऊज़ ओचत कवी कमिश्त से दिफाट दे पर अखपल आऊज़ न ओचत कवी हमिश दगास पता कि मैं FCR दे पता को मिश्त से वाख्तम तेरा ज़िंदगी हो तेरा भी हमिश से परचा दे पर अखपल आऊज़ ओचात की और यकीन प्रोग्राम शेयर हम के ताकि कि मिश्त आऊज़ द अहम मख के लुटशी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।